साथियों नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज है देश की दो महान विभूतियों की जयंती। एक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हैं हमारे दूसरे जो हैं वो हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन दोनों की आज जयंती है, तो इन दोनों की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ कल जो है यानी 1 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। सभी लोगों ने उम्मीद करता हूँ वो अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा कहाँ पर किसका सेंटर है। और जो 15-16 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के, तो उसके लिए हम आप लोगों को लिए लेकर आए हैं जनवरी से सितंबर तक के जो 2022 के करंट अफेयर्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी से केवल रिवीजन करेंगे। और इन करंट अफेयर्स को हमने अपने डेली और जो वीकली हमारे करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हमने सभी को देखा है, लेकिन एक बार हम सबको रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। और आज जो है साथियों एक बात और है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके जन्म दिवस पर जो है जो यूएन है यानी यूएन है यूनाइटेड नेशन है उसमें जो है महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में जो है उनके जयंती के अवसर पर जो है एक होलोग्राम लॉन्च किया है जो कि डिजिटल रूप से है होलोग्राम। और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आज मनाया जा रहा है। तो ये सब बातें आप लोग सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अपने करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हम जल्दी जल्दी से सभी को रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो है जनवरी से लेकर के सितंबर तक की घटनाएं होंगी और जो ये घटनाएं हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से शामिल हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ नहीं होगा इसमें। जो हमारे देश की घटनाएं हैं हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज आपका पहला सवाल उसके बारे में। तो पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनकी बात कर रहा है, नौसेना में जो शामिल किया गया उसका क्या नाम है साथियों? तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत जो है हमारी सेना में शामिल हो गया है और इसकी अगली पीढ़ी में जो शामिल किया जाएगा लगभग 2030 तक जिसका लक्ष्य रखा गया है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आईएनएस, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल, जिसका भी निर्माण हुआ नहीं, अभी निर्माण करना है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक लगभग इसको जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो आईएनएस विक्रांत है ये शामिल हो चुका है। और इसी अवसर पर जो हमारा नौसेना है, हमारी नौसेना है, नौसेना जो है इसका जो झंडा था यानी जो ध्वज था इसमें भी परिवर्तन किया गया है, ध्वज में परिवर्तन किया गया। तो अगर प्रश्न बनता है कि नौसेना का ध्वज जो है किस सेना का ध्वज में परिवर्तन किया गया है, तो ये होगा आपके नौसेना का ध्वज परिवर्तित किया गया है। जो ध्वज था पहले क्या था, यानी जैसे ये ध्वज होते हैं मतलब तिरंगा, मतलब हम मान लेते हैं ऐसे झंडा जो है ये जो झंडा था इसमें एक था ऐसे जो क्रिश्चियन का चिन्ह होता है प्लस का, इस तरह से एक प्लस का चिन्ह बना हुआ होता था रेड कलर का। तो ये जो क्रिश्चियन वाला यानी जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था तो इसे परिवर्तित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप लोग इस तरह ये जो झंडा है, ध्वज है जो नौसेना का, उसे आप कहीं पर भी देख सकते हैं गूगल करके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य जो है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जो सरकार की जो हर घर नल से जल यानी एक योजना है, हर घर नल से जल, यानी जो ये शहरों में आप लोग देखते होंगे कि टोटी के माध्यम से जो ये नल लगे होते हैं उसके माध्यम से जल आता है। तो जो सरकार की योजना है कि हर घर को जो है चाहे ग्रामीण इलाके को हो या शहरी इलाके को हो सभी को जो है घर पर नल के द्वारा जल
सरकारी माध्यम से दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पूरी तरह से उस राज्य में नल से जल दिया जाने लगा है, तो और उसका प्रमाणित कर दिया गया है, तो वह राज्य है साथियों आपका गोवा। गोवा जो है, गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर हर घर जल जो है प्राप्त होने लगा है। अगर हम गोवा के बारे में और बात करें तो भारत में जो है गोवा जो है साथियों, रेबीज के मामले में भी जो है गोवा रेबीज जो रेबीज होता है कैसे होता है, जो कुत्ते और बिल्ली वगैरह के जो जानवर होते हैं इनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। तो रेबीज मुक्त राज्य भी बन गया है। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा राज्य बना है? यह है आपका गोवा। गोवा जो है रेबीज मुक्त राज्य भी बन गया है। और इसके लिए कौन सी दवा होती है जिसे हम इंग्लिश में रेबीज को जो क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके टीके की जो है खोज किया गया है, और इसको लगा करके जो है इसके जो वायरस होते हैं, उस रेबीज का वायरस जो होता है उसका क्या नाम होता है? रैबिडो वायरस। रेबीज का जो वायरस होता है उसका नाम होता है रैबिडो वायरस। ये सब आपके अगर पूछा भी जाएगा तो ये सब आपके हो जाएंगे जीव विज्ञान से, यानी बायोलॉजी से जुड़े हुए सवाल हो जाएंगे बीमारी से। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो बैठक साथियों कहाँ पर किया गया? ये किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसे जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, इसके नाम से इसे जीएसटी को हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? भाई नीतीश कुमार ने तो गजब ही कर दिया है। पूरी मतलब अपने करियर में वह जो है 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी 10 बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी 10वीं बार जो है शपथ ग्रहण कर लिए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री पहले भी वही थे और फिर वही बने हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि साथियों वहाँ पर जो है ये पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ गठबंधन में थे, बीजेपी के साथ। लेकिन अब वर्तमान में ये जो है किसके साथ गठबंधन में चले गए हैं? आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है उसके साथ। तो आरजेडी के साथ। और अगर इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, यानी जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी का नाम है। और जो ये है आरजेडी, ये इसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो अब ये चले गए हैं आरजेडी के साथ, जो लालू यादव की पार्टी उसके साथ। और जो अगर ये मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, पहले बीजेपी के साथ थे और अब जो है आरजेडी के साथ ये हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं यही बने हुए हैं। और इनका रिकॉर्ड है 18 वर्षों में 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और जो है उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री का चलन इन दिनों देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बना दिया जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो जो तेजस्वी के पुत्र हैं उनका नाम है, अरे तेजस्वी यादव जो वहाँ के हैं उप मुख्यमंत्री, जो कि लालू यादव के बेटे हैं। तो हमने गलत बोल दिया तेजस्वी के, तो तेजस्वी के पुत्र हमने बोल दिया था। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव हैं ये लालू यादव के पुत्र हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं, बिहार में विधानसभा सीटों की बात करें तो बिहार में जो है विधानसभा सीटें जो हैं 243 विधानसभा सीटें बिहार में हैं। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में कितनी सीटें हैं तो 403 विधानसभा सीटें हैं। और सीट होती है, लेकिन इससे
आंग्ल जो एक विदेशी आंग्ल इंडिया के जो होते हैं, मतलब एक विदेशी प्रकार का जो होता है उसके लिए आरक्षित होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अब। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में साथियों जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने वाला कौन सा सांस्कृतिक जो है नृत्य है वह शामिल किया गया है, तो उसका नाम है गरबा। गरबा जो है साथियों यह गुजरात में यह नृत्य किया जाता है। गुजरात में काफ़ी प्रसिद्ध है ये जो गरबा नृत्य है। तो और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्यसभा में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है? तो जो सबसे अधिक चली है वह कौन से? केरल विधानसभा में सबसे अधिक बैठक चली है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, हम इसे मिटा देते हैं। हाल ही में मिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसे हमने अपने अभी जल्द ही 4-5 दिन पहले इसे पढ़ाया था। मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है और हाल ही में द्रास में .5140 का नाम बदलकर यानी 5140, जिसका नाम था द्रास, जो स्थान था जहाँ पर युद्ध हुए थे बहुत पहले, तो द्रास जो पॉइंट था उसका नाम था 5140, उसका नाम बदल करके साथियों रख दिया गया है गन हिल के नाम से। अब जो द्रास 5140 था इसको अब गन हिल के नाम से जाना जाएगा। गूगल ने हाल ही में भारत में कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो ये क्या होती है स्ट्रीट व्यू सर्विस? इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका शहर है, शहर में आपको एक जगह पर जाना है, यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है। तो आप देखेंगे कि आप जब गूगल मैप खोलते होंगे तो आपको इस तरह से रास्ते दिखाई देते हैं, कोई रास्ता इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, मतलब कई रास्ते गूगल जो है खोल कर दिखाता है। लेकिन ये एक तरह से पट्टी नुमा बने होते हैं और जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो एक तीर का निशान ऐसे लगा होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यहाँ पर मूव करता हुआ आगे जाता रहता है और आपको सटीक रास्ता बताता रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रीट व्यू सर्विस है इसको लॉन्च करने से क्या होगा, ये जो आपको एक केवल सड़क की जो दृश्य दिखाता नहीं था, यानी बस केवल एक पट्टी नुमा बना देता था, तो आपको उसी पट्टी को पकड़ कर जाते थे। लेकिन ये जो स्ट्रीट व्यू होगा इसमें यानी जो सड़कें होंगी रियल रूप में दिखाई देंगी कि यानी जो सड़क है, सड़क के किनारे किनारे कौन सी दुकानें हैं, कौन से स्थान हैं, कौन सा रेस्टोरेंट होटल, कहाँ पर सड़कें टूटी हैं, कौन सी सड़कें बनी हैं, हाईवे है या गली है, खड़ंजा है कि कैसा है, कच्ची सड़क है, इन सभी चीज़ों का आपका मतलब जो रियल व्यू होगा उस तरह से दिखाई देगा फ़ोटो में। तो स्ट्रीट व्यू सर्विस गूगल ने लॉन्च किया है। अब जो है लॉन्च किया है कितने शहरों में? तो 10 शहरों में। तो 10 शहरों में जैसे आपके बेंगलुरु हुए, चेन्नई हुआ, इत्यादि 10 शहर जो हैं उनमें लॉन्च किया गया है। तो आप लोग भी इस का फ़ायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है आपके जो गूगल मैप दिया रहता है मोबाइल में उसमें आप ये सब देख सकते हैं। और अगर हम गूगल मैप की बात करें तो ये जो गूगल जीपीएस सिस्टम है, इसे जीपीएस कहा जाता है, ये अमेरिका का है साथियों, ये अमेरिका के द्वारा निर्मित है जीपीएस सिस्टम जो है, तो जिसका हम सभी लोग अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल जो होते हैं उनमें ऑलरेडी पहले से ये दिया होता है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि 2023 से जो भारत सरकार ने कहा है कि हमारा जो सैटेलाइट है, हम भारत ने भी अपने सैटेलाइट छोड़ करके अंतरिक्ष में ये जो मैपिंग का काम होता है, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो जो हम जीपीएस का उपयोग करते हैं, तो उसी तरह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया जो है उसका नाम है नाविक। अब से भारत सरकार ने बोला है कि 2023 से
कोई भी मोबाइल कंपनियां जो हैं भारत में अगर अपना मोबाइल बेचेंगी तो उनको जो है गूगल मैप का जो ये जीपीएस सिस्टम है इसका उपयोग नहीं करेंगे, वो नाविक का उपयोग करेंगे। यानी अब 2023 से आप लोग देखेंगे कि मोबाइल में अपने यहाँ का जो सैटेलाइट है जिसका उपयोग हम लोग आप करेंगे तो वो है नाविक। और इसके तहत जो है इसरो ने 8 सैटेलाइट छोड़े हैं। 8 सैटेलाइट के माध्यम से हम अपने यहाँ के जो व्यू हैं इससे ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। तो जो होगा काफ़ी अच्छा होगा। यह अपने यहाँ का है। तो नाविक अपने यहाँ का जो है जीपीएस सिस्टम क्या है, उसका नाम नाविक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 2023 से सभी मोबाइलों में नाविक सैटेलाइट जो है उपलब्ध होंगे। हम लोग नाविक का उपयोग 2023 से करने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखता हैं अगला सवाल। हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है केरल राज्य। केरल जो है पहला सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे अगले सवाल क्या है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, इसे मिटा देते हैं और हम हाल ही में किस राज्य में 1 अगस्त को आदिम पुरम महोत्सव मनाया गया है? साथियों, आदिम पुरम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? यह तमिलनाडु में मनाया गया है। और अगला सवाल है, हाल ही में 4 अगस्त को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो उसका नाम है अर्जुन टैंक। हमारा जो अर्जुन टैंक है उसके द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और टैंक की बात चल रही है तो जो टैंक की बात करें तो एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जो हमारी स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया 15 अगस्त को, तो हमेशा क्या होता था साथियों, बोफोर्स तोप का उपयोग किया जाता था। जो आप लोग जानते होंगे कि तोपों की सलामी दी जाती है, बोफोर्स तोपें होती थी, उनके द्वारा सलामी दी जाती थी। बोफोर्स तोप जो कि भारत की नहीं है, यह ब्रिटेन से खरीदी गई थी बोफोर्स तोपें। तो ये भारत की निर्मित तोपें नहीं थी, हमने विदेश से ख़रीदा हुआ था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार 15 अगस्त 2022 को साथियों 15 अगस्त के अवसर पर जो तोपों की सलामी दी गई, तो DRDO के द्वारा, जो हमारा रक्षा अनुसंधान संस्थान है DRDO, इसके द्वारा जो है होवित्ज़र नाम की तोपें निर्माण की गई हैं। होवित्ज़र, जिसका नाम है होवित्ज़र तोपें, इसका निर्माण किया गया है। तो इस बार पहली बार स्वदेशी निर्मित तोपों के द्वारा जो है 15 अगस्त पर तोपों की सलामी दी गई है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होवित्ज़र तोपें DRDO के द्वारा विकसित की गई हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है स्वदेशी तोपों का उपयोग किया है 15 अगस्त के अवसर पर। नहीं तो इसके पहले हम लोग जो हैं कौन सी तोपों का उपयोग करते थे? बोफोर्स तोपें, जो कि विदेशी तोपें थी। और पहली बार ऐसा भारत ने किया है कि अपने यहाँ की जो निर्मित तोपें हैं देशी, उनका उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 10 अगस्त 2022 को पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया गया है? तो कौन सी वैक्सीन है जिसका लॉन्च किया गया साथियों? ये एक है, इन दिनों आप लोगों ने सुना होगा, लंपी वायरस। लंपी वायरस ये एक ऐसा वायरस है जिसे जूनॉटिकल कहा जाता है। जूनेटिक साथियों, जूनॉटिकल नहीं, जूनेटिक कहा जाता है। जूनेटिक ऐसे वायरस होते हैं जो पशुओं से इंसानों में नहीं फैलते, उन्हें कहा जाता है जूनेटिक। तो ऐसा वायरस है जो पशुओं में पाया जाता है। खासकर देखा जाए तो गाय जो होती हैं हमारे यहाँ, गायों में सबसे ज़्यादा यह वायरस देखने को मिला है। जैसे गायों में समस्या क्या होती थी, गायों के शरीर पर जैसे इंसानों में होता है चेचक, छोटी माता के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, छोटी माता के नाम से। तो इसमें क्या होता है, छोटी माता में शरीर पर बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं और शरीर में जो है बहुत पीड़ा होती है, यानी बुखार हो जाता है। शरीर पर पूरी तरह से दाने चकते पड़ जाते हैं और वो दाने जो हैं जो
फोड़े फुंसी होते हैं उनकी तरह होते हैं। तो यानी अगर किसी को एक फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी समस्या होती है। तो ऐसे शरीर में जो है बहुत पूरे शरीर में हर जगह फैल जाता है, दाना पड़ जाता है। तो उसी तरह यह भी है जो गायों में देखने को मिला है, उसका नाम है लंपी वायरस। इसके कारण साथियों तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सब मिलाकर लाखों से अधिक गायें जो है मारी गई हैं। तो उसके लिए अभी तक कोई वायरस जो दवा नहीं बन पाई थी, तो उसके लिए एक दवा लॉन्च की गई है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। तो ये याद रखिएगा, लंपी प्रोवैक जो है लंपी वायरस के लिए जो है गायों में लगाई जाने वाला पहला टीका लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। तो हाल ही में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 12 अगस्त 2022 को युवा संवाद इंडिया @ इस तरह से जो ए लिखा रहता है, कुछ लोग इसे नहीं जानते इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है @। तो @ 2047 कहाँ पर शुरू हुआ, तो इसका शुरुआत जो किया गया है नई दिल्ली में। @ 2047 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है दोस्तों, इसका शुभारंभ जो है दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 आर्द्रभूमियाँ, इसको हमने बहुत बार पढ़ाया है, 11 रामसर स्थल जो हैं जोड़े गए हैं नए। उसी के साथ अब देश में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो जो देश में वर्तमान समय में रामसर स्थल हो गए हैं वह 75 हो गए हैं वर्तमान समय में अब। तो वर्तमान समय में देश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल क्या होते हैं, तो साथियों रामसर एक स्थान है ईरान में, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर यहाँ पर एक बार सम्मेलन हुआ था, उसी के नाम से जाना जाता है रामसर स्थल, जो कि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए यहाँ पर सम्मेलन हुआ था रामसर में। तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमि, उनको बचाने के लिए जो है यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, उसी के नाम से जाना जाता है रामसर साइट। तो अब देश में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं, 75। अगर आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं कौन कौन सी हैं, हम सबके बारे में बताएं, आप हमारे चैनल पर जा कर के विस्तार से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। खैर अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, उसके लिए ज़्यादा देखने तकनीक नहीं, बस इतना याद रखिए कितनी रामसर स्थल हैं, 75। और हाल ही में चर्चा में रहा नीपम पहल किससे संबंधित है, तो नीपम जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक से संबंधित है। जो बौद्धिक संपदा सूचकांक भी जारी होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उससे संबंधित है, जो है नीपम नाम का पहल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, उसको देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य, ये मिटा देते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरकारी एवं निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने जो साथियों एक साथ मिल कर के राष्ट्रगान का गान किया है, तो रिकॉर्ड बना दिया है। तो यह जो हुआ है 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो है राजस्थान के विद्यालयों के बच्चों ने 1 करोड़ बच्चों ने मिल कर के जो एक साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान किया था। तो राजस्थान याद रखिएगा। और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका क्या नाम है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, तो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो जो रक्षा मंत्री हैं देश के, राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह जो है साथियों जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, वहाँ पर जो है राठौर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर में। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, साथियों देश ने एक सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी चलाई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, उसका नाम है जो कि 15 अगस्त के अवसर पर चलाई गई थी। कुछ दिन 15 अगस्त से 1-2 दिन पहले, क्लियर डेट तो नहीं याद है, लेकिन हमने इसे भी पढ़ाया था आप लोगों को। तो यह जो है ट्रेन, उसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी। ये सुपर वासुकी जो ट्रेन है, इसकी लंबाई जो है
3.5 किलोमीटर लंबी यह ट्रेन है साथियों। 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और जो कि 295 डिब्बों वाली ट्रेन है। बोगी इसमें 295 बोगियाँ लगी हुई हैं। और यह कैसी ट्रेन है? मालगाड़ी है, यानी वस्तु को ढोने वाली गाड़ी है। और एक स्टेशन से अगर बात करें, ये जो एक स्टेशन से गुजरने में इसे लगभग कितना समय लग जाता है साथियों? 4 मिनट का समय लगता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में इसे 4 मिनट का समय लग जाता है पार करने में एक स्टेशन को। इतनी लंबी ट्रेन है। और यह जो है कितने वजन टन कोयला लेकर गई है, रिकॉर्ड बना दिया इसने। 27,000 टन कोयला जो है यह लेकर गई थी, जो सुपर फास्ट की ट्रेन है। और यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। तो ये चलाई गई है, एक स्थान है कोरबा। कोरबा से चलाई गई है कहाँ पर? जिसका नाम है राजनंदा। कोरबा से राजनंदा तक चलाई गई है। कोरबा स्टेशन से लेकर के राजनंदा तक चलाई गई है, जो कि कोरबा से कोयला को लोड किया है, 27 टन कोयले को, और ले जा कर के राजनंदा में उसको उतारी है। तो कोरबा कहाँ पड़ेगा? कोरबा की बात करें तो यहाँ आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में साथियों कोरबा है। और ये राजनंदा जो है कहाँ पर पड़ेगा? राजनंदा नागपुर में है। तो पहली जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम तो अगर पूछेगा तो उसका नाम है सुपर वासुकी। और अगर पूछता है कि सुपर वासुकी नाम की मालगाड़ी सबसे लंबी जो चलाई गई वो किन स्टेशनों के बीच चलाई गई है, तो उसका नाम है कोरबा से राजनंदा के बीच यह जो सुपर वासुकी ट्रेन चलाई गई है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के जो सीएम है वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है मेक इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके तहत उन्होंने महिलाओं का सम्मान और देश को अग्रसर यानी आगे बढ़ाना इत्यादि प्रकार के भाषण दिए हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है हमें ज़्यादा खास। बस केवल इतना याद रखना आप सभी लोगों को कि मेक इन इंडिया जो है नंबर 1 प्रोग्राम जो है चलाया कौन है? तो यह दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया है। और इसके तहत हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है साथियों। इसे भी याद रखिएगा। चंडीगढ़ ने अपने यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था उसका नाम था चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर भगत सिंह कर दिया। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से अब वह जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है जाना जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये मिथिला जो है बिहार में पड़ेगा। मिथिला बिहार में पड़ेगा, जो कि नेपाल बॉर्डर की इलाका होता है, उधर साइड का नेपाल बॉर्डर। तो मिथिला जो है, मिथिला का मखाना क्या होता है साथियों? बहुत लोग मखाना नहीं जानते होंगे। मखाना हम भी नहीं जानते थे पहले क्या होता है। मखाना जो होता है दोस्तों, मखाना जो आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के यहाँ खीर वगैरह बनती होगी, ये सफ़ेद सफ़ेद करके एक ऐसे लावा जो होता है ना, भुट्टा जैसे भुनने पर भुट्टा जो भुना जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद करके फूट फूट करके जो फूल जाता है, उसी तरह का ये होता है जो खीर वगैरह में पड़ता है, उसको मखाना के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे मखाना क्या होता है। तो वही जो भुट्टे के आकार का होता है, खीर वगैरह में पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मखाना। तो मिथिला मखाना को जो है साथियों जीआई टैग प्राप्त किया गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। और अगर हम बात करें जो बिहार से जुड़े बहुत सी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं हम उनको भी देख लेते हैं जो जीआई टैग पाए हैं बिहार के। तो उसमें है जैसे मुजफ्फरपुर की लीची, शाही लीची जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अब बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ की जो है शाही लीची जो है प्रसिद्ध है काफ़ी अधिक मात्रा में। और शाही लीची जो है हमने बात की साथियों, जो शाही लीची बिहार की प्रसिद्ध है, जो कि मुजफ्फरपुर वहाँ का ज़िला है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची
को जीआई टैग मिला हुआ है वहाँ के। और अगर बात करें कतरनी चावल एक होता है, कतरनी चावल को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ। और मगही पान वहाँ का जो है काफ़ी प्रसिद्ध, मगही पान, ये कलर इसी में खप जा रहा है, दूसरा कलर, उसका नाम क्या है, मगही पान, मगही पान प्रसिद्ध साथियों बिहार का, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें भागलपुर का जारदुल आम, भागलपुर का जारदुल आम जो है यह भी बिहार, हम जितनी बातें करें कतरनी चावल, शाही लीची मुजफ्फरपुर और मगही पान जो है बिहार का जीआई टैग प्राप्त है। और भागलपुर का जारदुल आम जो है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें वहाँ की प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग जो है काफ़ी विश्व स्तर पर चर्चित है। मधुबनी पेंटिंग जो है साथियों यह कहाँ की है, मधुबनी पेंटिंग जो है यह भी बिहार की, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और मिथिला मखाना की हमने बात कर ही चुके हैं, मिथिला मखाना की बात हमने तो कर लिया। कितनी वहाँ की जो है जीआई टैग प्राप्त चीज़ें हैं, तो 6 चीज़ें हैं। एक हुआ मधुबनी पेंटिंग, मगही पान और भागलपुर का जारदुल आम, कतरनी चावल और जो है ये शाही लीची मुजफ्फरपुर की। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो बिहार की जो हैं जीआई टैग प्राप्त की हुई। और अगर जीआई टैग की बात करें साथियों, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है इन्हें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से इसका फुल फॉर्म होता है, यानी भौगोलिक संकेतक, हिंदी में कहें तो इन्हें भौगोलिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। अगर हम जीआई टैग की इतिहास की बात करें तो जीआई टैग जो है 1999 में साथियों एक एक्ट बनाकर लाया गया, 1999 में एक्ट आया जीआई टैग से संबंधित। इसमें क्या था खास, जो ये जीआई टैग एक्ट कब आता है, 1999 में, जो कि 2003 में लागू होता है, 2003 में। और अगर 2003 में जब यह लागू हो जाता है तो सबसे पहले जो है जीआई टैग किसको मिला, ये बात अगर हम करें तो सबसे पहले जीआई टैग जो है सर्वप्रथम जीआई टैग जो है किसको मिला था, तो जो है दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग चाय जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा दार्जिलिंग। तो यहाँ की जो चाय है दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004 में दोस्तों, 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, कि यानी कोई भी स्पेशल चीज़ जो किसी खास एरिया की प्रसिद्ध मानी जाती है तो उसके लिए यह जो है जीआई टैग दिया जाता है। क्योंकि इसका नकल, जैसे आप मान लीजिए कोई भी मिठाई आप बनाते हैं, आपकी मिठाई सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, और अगर आप क्या क्या प्रोडक्ट उसमें डालकर बनाते हैं, कोई आपके उस चीज़ को नकल कर ले और उसी नाम से ले जा कर के कोई दूसरा बेचे, तो आपकी जो होती है साख जो होती है, आपकी जो इज्जत कमाए थे, यानी जो आप उसका एक तरह से ब्रांड बनाए थे, आपकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी को ध्यान में रख कर के सरकार ने 1999 में एक एक्ट लाया और जिसे 2003 में पारित किया गया। इससे जो है कोई भी चीज़ जहाँ की खास है उसी के नाम से जानी जाए, इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो है सबसे पहला कौन सा राज्य है, तो वहाँ पश्चिम बंगाल। और सबसे पहले किस चीज़ को दिया गया जीआई टैग, तो 2004 में जो है दार्जिलिंग चाय है उसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो हमने 5-6 चीज़ों को देखा जो कि बिहार में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा नहीं, यानी बिहार के बारे में हमने मखाना का जो बात कर रहे थे उसी के अनुसार हमने जो चीज़ें थी बिहार से संबंधित उनको हमने देख लिया है। और अगर हम कुछ जीआई टैगों की बात करें, इसे मिटा देते हैं, तो और जो जीआई टैग हैं उनकी बात अगर हम करें दोस्तों, तो जैसे काला चावल को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है हाल ही में। काला चावल यह कहाँ का है, जिसको चकहाओ के नाम से भी जाना जाता है, चकहाओ के नाम से इस काले चावल को जाना जाता है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यह कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से, मणिपुर का चकहाओ।
यानी काला चावल जो है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अगर हम केसर की बात करें, केसर कहाँ का प्रसिद्ध है? केसर जो ये बादाम ये जो एक किसका प्रचार आता है, दाने दाने में केसर का दाम, जो अक्षय कुमार की अजय देवगन प्रचार करता है ना कि विमल पान मसाला, हाँ उसमें विमल पान मसाला जो है उसमें कहता है कि दाने दाने में विमल पान मसाला जो होता है उसमें कहता है कि दाने दाने में केसर का दम। तो ये भी उसका प्रचार हम नहीं करें, लेकिन ये जो केसर होता है, केसर कहाँ का है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो केसर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो है केसर, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और कंथमाल हल्दी की बात करें, कंथमाल हल्दी जो है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कंथमाल हल्दी कहाँ की है? यह है साथियों उड़ीसा की कंथमाल हल्दी को। और रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला सभी लोगों ने खाया होगा, रसगुल्ले का नाम सुनकर जो है आप लोगों जी पर पानी भी आ जाएगा। तो रसगुल्ला कहाँ का है? उड़ीसा का यह भी है, उड़ीसा का रसगुल्ला भी है। कंथमाल हल्दी और रसगुल्ला जो है उड़ीसा का है। रसगुल्ला की एक रोचक कहानी, पहले यह जो हुआ करता था दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल का हुआ करता था, लेकिन पश्चिम बंगाल से इसका जीआई टैग छिन गया और उड़ीसा को प्राप्त हो गया है। तो टेराकोटा की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। यह संबंधित साथियों उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से संबंधित है। तो गोरखपुर से संबंधित है टेराकोटा। ये यूपी पेट में हो सकता, पूछा भी जा सकता है कि टेराकोटा कहाँ से संबंधित है। तो ये है आपका गोरखपुर से, यूपी से जो है जीआई टैग कौन सा है? टेराकोटा को प्राप्त हुआ है। और इन सभी चीज़ों के साथ हमें जीआई टैग के बारे में काफ़ी विस्तार से बात कर ली। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवालों की तरफ, क्या है आगे के सवाल। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या होगा कि ये क्या आ जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जो है साथियों नई दिल्ली में आपका है। नई दिल्ली में जो है कौन सा ताल है? अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो यह जो है नई दिल्ली में है। और हाल ही में गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वह जो है अहमदाबाद में किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अटल ब्रिज। और एक है अटल टनल, यह कहाँ पर है? अटल टनल और जो है गुजरात का ये जो है शहर में 300 मीटर लंबा पुल है, जो कि अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में, इसे भी याद रखिएगा। और अटल टनल की बात करें तो अटल टनल जो है साथियों इसे आप लोग सर्च करिएगा। ये सुरंग है एक तरह की, जो कि लद्दाख में शायद बनाई गई है, हम भूल भी सकते हैं लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में है, क्लियर नहीं, लेकिन शायद लद्दाख में ही है। एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवालों की तरफ, क्या है आगे के सवाल। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है, तो यह किया है गांधीनगर गुजरात में साथियों, गांधीनगर गुजरात में। यह जो है एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड को सिल्वर में बिक्री कराने के लिए जो है मदद देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। और हाल ही में चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है गुजरात में ही है, बड़ोदरा नाम का स्थान है, तो वहाँ पर स्थित है। ये जो है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष, यह जो है कहाँ पर है आपका? यह बड़ोदरा में है। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने साथियों अभी कल 29 सितंबर को और 30 सितंबर को 2 दिन गुजरात के दौरे पर गए थे। 29 और 30 सितंबर को वहाँ पर उन्होंने सीएनजी का प्लांट का जो है आधारशिला रखा है, इसे भी याद रखिएगा। सीएनजी जो है जिससे वाहन वगैरह चलते हैं, तो सीएनजी एक तरह से कार्बन कम उत्सर्जन करती है डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा। तो सीएनजी जो होता है उसका उद्घाटन यानी आधारशिला रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का सवाल क्या है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। उसका नाम क्या है? वरुण नाम है साथियों। वरुण जो है काफ़ी शक्तिशाली ड्रोन है। यहाँ पर आप उसका तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये जो ड्रोन है ये काफ़ी शक्तिशाली ड्रोन है और यह जो है इंसानों को भी लेकर के उड़ सकता है। ड्रोन जो होते हैं साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं आजकल के दिनों में। और कहा जाता है कि जो ड्रोन है ये किसी भी युद्ध को निर्णायक रूप से दिशा दे सकते हैं। किसी भी युद्ध को, जैसे अगर आप देखेंगे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो पहले आप लोगों ने देखा होगा तो कि रूस जो है यूक्रेन पर काफ़ी हमलावर रहा, लेकिन यूक्रेन जो है धीरे धीरे कम बैक किया और रूस पर भी कुछ ना कुछ हावी होता दिखाई दिया। तो ये यूक्रेन जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है ड्रोन का उपयोग किया। ड्रोन जो होते हैं, क्या होते हैं ड्रोन? ड्रोन ऐसी तकनीकी होती है जो साथियों एक जगह हम किसी कमरे या किसी एक जगह पर बैठ करके यानी अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, यानी उसमें कोई इंसान तो नहीं बैठा रहेगा, लेकिन वे कंप्यूटर के आधार से उड़ाए जाते हैं और उससे कुछ भी किसी भी सामान को कहीं पर पहुंचाया जा सकता है। बम भी गिराए जा सकते हैं, निगरानी किया जा सकता है, खेतों वगैरह में दवा छिड़काव में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ड्रोन जो होते हैं काफ़ी तरह से उपयोगी होते हैं। तो ड्रोन जो है भारत में जो ड्रोन लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? वरुण। यह जो है इंसान को भी लेकर उठ सकता है ऊपर। और जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, ब्लड बैंक में इन सबको लॉन्च किया जाएगा धीरे धीरे। और भारत ड्रोन की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ जो है, अमेरिका ने भारत के साथ समझौता भी कर लिया है कि ड्रोन वह बनाएगा आकर के भारत में ही, मेड इन इंडिया के ड्रोन बनेंगे भारत में। तो अमेरिका और भारत मिल करके जो है ड्रोन का निर्माण भी करेंगे। तो ये सब हैं खास बातें। और अगला सवाल है, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है उत्तराखंड बना है। प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य जो है साथियों कौन बन गया है? उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा करने वाला, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला जो राज्य बना है वह है उत्तराखंड। हाल ही में भारत सरकार ने तिरंगे के डिजाइनर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। उसका क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया नाम रखा गया है साथियों। ये जो है नाम देख सकते हैं, पिंगली वेंकैया एक डाक टिकट जारी किया है जिसका नाम क्या रखा गया है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कौन थे साथियों? पिंगली वेंकैया के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्तमान में जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो तिरंगा ध्वज है हमारा, उसका निर्माण जो है यही व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं फ़ोटो में, इनका नाम है पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था यह तिरंगा जो है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। और हाल ही में GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है 47वीं बैठक है और इसका आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। GST का अगर फुल फॉर्म कहें हम तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हिंदी में कहें वस्तु एवं सेवा कर। GST का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर। और जो GST है, GST देश में कब लागू हुई थी? तो GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था GST। और GST के बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स में ठीक तरह से पढ़ लेना, क्योंकि GST से जुड़े सवाल जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे UP SSSC पेट के। और ये जो करंट अफेयर हम बता रहे हैं ये केवल UP SSSC पेट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, अदर एग्ज़ामों के लिए भी ज़रूरी है। तो जिनका UP SSSC पेट के अलावा भी कोई एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? और हाल ही में किस राज्य में 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल में जो है नए ज़िलों को 7 नए ज़िलों की घोषणा की गई है। तो पश्चिम बंगाल जो है साथियों अपने यहाँ 7 नए ज़िलों का निर्माण करेगा। उसमें से है एक सुंदरबन ज़िला, इच्छेमती, राणाघाट,
बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट नाम के नए ज़िले बनाने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, वही जो खेला होबो करती हैं, वही ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले भी वह मुख्यमंत्री थी, फिर इस बार चुनाव जो हुए थे कुछ दिन पहले उसमें भी वह जीती हैं। तो ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और जो अभी हमने बताया था दार्जिलिंग टी जो है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, वह पश्चिम बंगाल का है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को 2004 में। और हाल ही में अगर बात करें साथियों, जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश अपने यहाँ 7, ये जो है पश्चिम बंगाल 7 ज़िलों की घोषणा की है नए नाम की। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये साथियों 13 ज़िले नए बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश जो है साथियों 13 नए ज़िलों का निर्माण करने के लिए घोषणा की है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगर 7 पूछता है तो कौन? पश्चिम बंगाल, 13 आंध्र प्रदेश जो है नए ज़िले बनाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृति भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा गांव का निर्माण करेगा जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाए? तो वो ऐसा करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड साथियों। उत्तराखंड जो है अपने यहाँ अब क्या करेगा, हर ज़िले में एक गांव ऐसा बनाएगा जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाए। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के सवाल क्या हैं। जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? इकोसिस्टम यानी जो इकोसिस्टम का तंत्र है, स्टार्टअप के लिए अच्छा तंत्र कहाँ पर है, सिस्टम कहाँ है जो उनके लिए योग्य सिस्टम हो, तो वह सबसे अधिक कहाँ पर है? गुजरात और कर्नाटक में। इसी को अगर हम कहें ईज ऑफ डूइंग के नाम से भी जाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग के नाम से भी होता है। ईज ऑफ डूइंग क्या होता है साथियों? यानी व्यापार में सुगमता। अगर हिंदी में इसके अर्थ निकालें तो व्यापार में सुगमता, तो ईज ऑफ डूइंग भी होता है जिसे व्यापार में सुगमता कहा जाता है। तो जो स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप यानी नए नए इंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए जो है नए नए धंधे का शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए जो है अच्छा सिस्टम जो है इकोसिस्टम सरलता से मिल जाता है। तो गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं। और जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वह किया है साथियों वाराणसी में, बनारस में जो है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसका उद्घाटन किया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा मानगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो है साथियों, या मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और जो कि 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो भील आदिवासी जनजातियाँ होती थी उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मान दिया गया है और राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है जो मानगढ़ की पहाड़ी है। तो मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर पड़ेगी दोस्तों? यह पड़ती है आपकी राजस्थान राज्य में। और भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है? एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन है? तो वह है द्वारका एक्सप्रेसवे साथियों। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है भारत का सबसे पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बन गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे। एलिवेटेड क्या होते हैं साथियों? एलिवेटेड के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो जैसे कोई भी शहर होता है तो जैसे एक तरह से मेट्रो की सड़कें गई होती हैं, ये ऊपर ऊपर से सड़कें बना करके दूरी को कम कर दिया जाता है ब्रिज के माध्यम से, पुल के माध्यम से। तो उन्हीं प्रकार की सड़कें जो होती हैं उन्हें हम एलिवेटेड के नाम से जानते हैं। तो एलिवेटेड जो है द्वारका में बनाया गया है।
और 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका लोकार्पण किया है, अशोक स्तंभ का अनावरण किया है, लोकार्पण किया है साथियों। जो है इसका लोकार्पण जो है साथियों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और यह कुछ विवादों में भी रहा और विवाद में इसलिए रहा कि जो ये सिंह के निशान हैं ये कहाँ से लिए गए थे, ये जो अशोक का स्तंभ है वहाँ से लिए गए थे। और लेकिन विवाद इसलिए रहा कि जो अशोक का स्तंभ था तो उसमें क्या था कि जो शेर उसमें थे, चारों दिशाओं में शेर पाए जाते हैं ना, कि शेरों का चिन्ह रहता है ना, तो इसमें जो शेर हैं उनका चेहरा जो है काफ़ी एग्रेसिव दिखाया गया है, तो इसके लिए विपक्ष ने काफ़ी विरोध भी किया था। तो इन सब चीज़ों के लिए या कुछ चर्चा में भी बना रहा था कुछ दिनों के लिए। तो इसी के साथ सेशन को हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे इसके साथ अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज बस यहीं तक।